असलम साहब आदि का पंचायत का वो है ना उसी नेमत साहब सांप्रदायिक शक्तियों को और अक़लियतों के साथ धोखा करने वाली शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देना और लाजवाब कर देने वाला यूथ लीडर, पार्टी के प्रदेश इकाई के यूथ प्रेसिडेंट अजीजी एडवोकेट आदिल हसन साहब, पार्टी के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के जनरल भाई अब्दुल इस्लाम साहब, स्टेट यूथ सेक्रेटरी जनाबे मासूम रजा साहब, प्रखंड के बड़े जिम्मेदार प्रखंड अध्यक्ष भाई जनाबे डॉक्टर तौसीफ साहब, आज के बजट की बड़ी बेहतरीन निजामत कर रहे अजीजी उबैद और यहाँ पर सभी जिम्मेदार साथियों, नौजवानों, कौम और मिल्लत के जिगर के टुकड़ों, मेरे बुजुर्गों और यमायम के चट्टानी एकता के सभी हमदर्दों, वक्त काफी हो गया है और काफी देर से आप बैठे। मैं बहुत देर आपको बैठाना नहीं चाहता, लेकिन आज मैं जिस मकाम पर पहुंचा हूं, मैं आपको गुड़ बता देना चाहता हूं कि जब पढ़ता था तो पढ़ने के जमाने में भी क्लास में शुरू तो आखिर बैठा, जब मुशायरे में गया तो सुबह हो गई, मुशायरे के खत्म होने तक बैठा, और जब पार्टी की मीटिंगों में भी गया, क्योंकि दिल में एक चलन है कि सीमांचल की दर्द की दवा कैसे हमको मिले। मैं यही दर्द आपके सीने में देखना चाहता हूँ। हम नाच तमाशे में देर तक बैठते हैं और देर तक देखना चाहते हैं। हम बाबरकत जलसे की महफिलों में जाते हैं और अपने जन्नत की तलाश में रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया आखिरत की खेती है। जो दुनिया में इज्जत के साथ, इंसाफ के साथ अपने फरीजे को अदायगी करके जी नहीं सकता, वह आखिरत में भी अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। एक बड़े आलिम दीन पानी वक्त नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर सियासी शोर तुम्हारी बस्ती में पैदा न हुआ तो तुम्हारे पंज वक्ता पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। और आज उस सियासी बेशोरी में हम जी रहे हैं कि इन 75 सालों में, इन 76 सालों में मेरे बाप दादा ने, हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने गर्दनें कटवाई, इस मुल्क को आजाद किया। और आज इस मुल्क में हैसियत हमारे दूसरे दर्जे की शहरी की हो गई। क्या का मोहसिन इंसानियत ने, मोहसिन इंसानियत ने पैगाम दिया पूरी दुनिया के लिए कि उम्मत का हर एक फर्द जिस्म वाहिद भी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। आग से अंगूठे की दूरी पांव के 5 फीट 6 फीट की होती है, लेकिन कांटा अगर पैर के तलवे में चुभता है तो आंख से आंसू का खतरा टपकता है। ये किसका खतरा टपकता है? जिसका लकवा हो, उसके आंख से पैर में लकवा हो, पैर को काट लो, आंख से पानी नहीं निकलेगा। और जिस्म अगर उससे रूह निकल गई हो तो बाजू भी काटोगे तो आंख से आंसू नहीं निकलेगा। आंसू उसी का निकलता है जिसकी जिंदगी में हरारत है, जिसकी रूह बाकी है। मेरे नौजवानों, अगर वाकई गैरत बाकी है, ईमानी गैरत बाकी है, इंसानी दर्द बाकी है, क्या आज 3 दिन भी अगर सीमांचल के मुद्दे पर बैठे तो आपको बैठना चाहिए, क्योंकि हम तमाशा देखने नहीं आए हैं, बल्कि अपने तकदीर और अपने मसलों की तकदीर को संभालने के लिए बैठे। सियासत कोई ताश पत्तों का खेल नहीं है, इसी पर सारी इबारत खड़ी हो रही है। कौमें गर्दनें कटवाती है, कौमें लड़ती है। देखा होगा आपने कि दिल्ली के अतराफ तो सरहदों में कितने दिनों तक बैठे थे किसान धरने, याद है कितने? 13 महीने। कितनी लाशें निकली वहां से? 700। कौन बैठे थे? ये मंगलू, ये जुम्मन मियां हमारे हैं, लेकिन जुम्मन एक इस्तिलाह है कि हमारे गरीब लोगों के घर, हमारे उजले हुए लोगों के घर ये नहीं बैठे थे। कौन लोग बैठे थे? बैठे थे समाज के बड़े लोग, जिनकी खेतियां बड़ी, जिनके मकान को देखो तो उनकी पगड़ियां गिर जाए, वो लोग बैठे थे।
क्यों बैठे थे? अपनी बात बनवाने के लिए बैठे थे। जो कौम क्या कहा था लोगों ने? पहाड़ टले मोदी न टले, लेकिन मोदी को उल्टी चाटनी पड़ी थी। मोदी को कानून वापस नहीं किया था। सीमांचल के मेरे भाइयों, जरा दिल पर सोचो तो, कोई हफ्ता ऐसा है जब लाश की खबर नहीं आती है। इंसान जिंदा है, मरना तो है ही, लेकिन वो मौत कैसी मौत। प्रदेश में बीवी को छोड़कर, माँ को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर वो गया था माँ की दवा के लिए, बहन और बेटी की शादी के लिए, लेकिन जब दिल्ली के 12 मंजिला इमारत से गिरता है तो हड्डी पसली एक हो जाती है। ये लाशें हर महीने हर हफ्ते नहीं आती हमारे दरमियान में। क्या ये सच नहीं है? याद होगा आज से 40 साल पहले हमारे इस इलाके में बिहार के दोस्त जिले के मजदूर आकर रहते थे। जेठ के महीने चिलचिलाती धूप में, आषाढ़ को कीचड़ में, फसल के कटने का वक्त, और कैसा था चेहरा उसका। उसकी बेचारे की गरीबी ऐसी थी कि आधी धोती पहनता था, आधी धोती ओढ़ता था। गुर्बत ऐसी थी कि सुबह खाकर जाता था तो शाम को खाता था। 3 वक्त का जो चावल मिलता था, 1 वक्त का चावल अपने बच्चों को बचा कर दे जाता है। ये सच है कि नहीं? मैं उनकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा देता हूँ कि वो चोर उचक्के नहीं थे, मेहनत करने वाले मजदूर थे। आज कहाँ चले गए हो? आसमान ने निगल लिया उनको, जमीन में जलजले में डूब गए वो। आज उनका बेटा दारोगा बनकर आता है, आज मुंगेर से कोई हमारा एसपी बनकर आता है, गया से हमारा कोई डॉक्टर बनकर आता है, और सीमांचल का बेटा जो बाहर कहीं नहीं निकलता, मेरठ में रिक्शा चलाता है, पंजाब के खेतों में सड़ता है, कहीं हरियाणा के खेतों में जलता है, कहीं दिल्ली और बंबई में आसमान को चूमती हुई इमारतों से गिरकर हड्डी पसली एक करके लाश निकलती है, तो माँ भी अपने बेटे को पहचान नहीं पाता। कौन है इसका जिम्मेदार? मस्जिदें जितनी आज से 40 साल पहले थी, उससे ज्यादा मस्जिदें आपके यहाँ बन गई। घास फूस की मस्जिदें भी संगमरमर की बन गई। मंदिर लोगों के घास फूस के बने हुए थे, मंदिरों का मीनार कलश आसमान से टकराने लगा। अच्छी हुई न मुसलमानों की हालत अच्छी हुई। क्या गौर नहीं है? क्या हमें इज्जत से जीने का हक नहीं है? आज चलो पटना में फ्लाईओवर है। 10 साल के अंदर पटना जाओगे तो पटने को पहचान नहीं पाओगे। फ्लाईओवर है, गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल है। अभी एक नौजवान हमारा जो मजनू है कह रहा था कि साहब नीतीश कुमार ने क्या क्या, आज से 10 साल पहले 800 करोड़ रुपए का म्यूजियम बनवाया। पहला म्यूजियम है ही, वो म्यूजियम देखेगा तो बड़ा खूबसूरत, लेकिन चूंकि दौलत का गुरूर है, आपके और हमारे खून के पैसे के कमाई को, इन अय्याशों को अपने उसने म्यूजियम बनवाया। और आज उनका पागलपन ये है कि पुराने म्यूजियम से नए म्यूजियम को जोड़ने के लिए सड़क भी है, कोई भीड़ भी नहीं है, देखने वाले भी नहीं जाते, लेकिन एक सुरंग बना रहा है, टनल बना रहा है जिसका वैल्यू 500 करोड़। आपको 500 करोड़ अगर हमारे बादलों को मिल जाए तो कोई नदी नहीं जहाँ पुल का मसला बाकी रहता है। हमारे किशनगंज को मिल जाए तो पुल का मसला हल हो जाएगा। आप चलो जरा नालंदा में ये पुल नहीं, लकड़ी और आपके ईंट और पत्थर के पुल नहीं, शीशे के संगमरमर के पुल बनाए नीतीश कुमार ने, सफारी बनाया, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नालंदा की 13-14 लाख की आबादी में नीतीश कुमार ने इतने पैसे लगाए कि आज 1 करोड़ के सीमांचल के 4 जिलों में नहीं लगाया। क्या इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ नहीं उठोगे? इनके दलाल बस्तियों में आते हैं, मुख्यमंत्री के सामने फोटो छपवा लेते हैं, किसी गरीब और भूखे को पराठे की तस्वीर दिखाओगे तो उसकी भूख नहीं मिलेगी, उसको तो सूखी रोटी चाहिए। ये दलाली करने वाले लोग, ये समाज को बेचने वाले लोग हमारे लोग गुमराह कर रहे हैं। क्या कहा था सुशील मोदी ने? अफसरों की असेसमेंट बैठक की, काम नहीं करोगे निकम में रहोगे तो तुम निकम में ऑफिसर सीमांचल गिर दिए। अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा सीमांचल में, पनिशमेंट पोस्टिंग सीमांचल में। अभी गौर करो नौजवानों, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय आज छन कर आती है। बैंक में कितने पैसे आते हैं, किसकी कमाई कितनी है। पहले बीमार पड़ता था आदमी, एक पेट में दर्द हो तो डॉक्टर 3 दवाइयां लिखता था, लगता कृमि होगी, कृमि का दवाई दे दिया, गैस होगा गैस का दवाई दे दिया,
कैंसर की तकलीफ हो सकती है, दे दिया। लेकिन आज अल्ट्रासोनोग्राफी में जो बीमारी है वही दवा लिखी जाती है। आज सारी चीजें छांटकर आ जाती है। किस जिला में कितने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, कितने 5 साल से कम उम्र के बच्चे, कितने किस उम्र में ज्यादा मरने वालों की तादाद क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे हो रहा है। और उसमें सारे आंकड़े आ रहे हैं कि सबसे कम आमदनी का कोई इलाका है, प्रति व्यक्ति आय वो सीमांचल में है। आज बिहार के दूसरे जिलों की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख 75,000 90,000 हो गई है। लेकिन अभी अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की प्रति व्यक्ति आय 18-20,000 से आगे नहीं बढ़ी। क्या इस लाइन से सबसे ज्यादा बीमार हमारे यहाँ और सबसे कम डॉक्टर हमारे यहाँ, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ, सबसे कम स्कूल कॉलेज और टीचर हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे यहाँ और रोजगार का कोई मौका नहीं हमारे यहाँ। अंग्रेज के जमाने में महसूल देकर नदी पार होना पड़ता था और आज भी इन बेमारों के जमाने में अंग्रेजों की वही गुलामी हमको याद दिलाती है कि हमने टैक्स दिया। पुल बनाना मुखिया का काम नहीं, एमएलए का काम नहीं, सरपंच का काम नहीं, पुल बनाना उन बेईमानों का काम है दिल्ली और पटने में बैठे हुए जिन्होंने हमारे जूते से लेकर कंघी तक का टैक्स दिया। हमारा बेटा जो दिल्ली पंजाब से कमा कर लाता है 100 रुपए, उसमें से 30 रुपए नीतीश के खाते में और 20 रुपए मोदी के खाते में जाता है, यानी दिल्ली और पटने में जाता है। सरकार अगर चीजों को टैक्स फ्री कर दे तो 100 का माल आपको 40 रुपए में मिलेगा। ये टैक्स के पैसे किनके जाते, ये हमारे पैसे जाते, मेरे खून से के पैसे जाते, लेकिन ये बेईमान लोग हमें हिस्सा नहीं देते। लोगों, अगर मुझे अपने जात की फिक्र होती, ये कुत्ता भी अपने लिए नहीं जीता। ये कुत्ता तो सस्ते घर की भी पहरेदारी करता है, जिसने उसे डंडा मारा है कुत्ता अपना फर्ज अदा करता। और जो नेता सिर्फ अपने लिए जीता है, अपनी जनता के लिए नहीं जीता, क्या करता है। मैं समझता हूँ कुत्ते से भी तस्वीर नहीं दी जा सकती उन लीडरों को जो लोगों का वोट देकर अपने अपने खानदान की भला करता, अपने जनता को भुला चाहता। गवाही भी दी है आदिल हसन साहब ने, हमारे सरपंच थे जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, पूरी गोया रिटायरमेंट की जिंदगी इसने लगा दी है। और ये वही शख्स थे जब मैं राजद से रिजाइन कर गया था, जदयू के टिकट को छोड़ दिया था, तो इस शख्स ने सहारा दिया कि तो साहब घबराइए मत, आपने सच्चाई को सामने में रखकर कदम उठाया है, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। हम लोगों ने बिहार का दौरा किया था इंसाफ पर बनाकर, और फिर मौका आया सीमांचल में अवैसी साहब को लाने का। उस दिन से लड़ाई में साथ है। किस चीज की लड़ाई? मंत्री बनता होता, छंदों में मंत्री बन जाता। ये तो बहुत सारे लोग भूखे कुत्ते की तरह, टुकड़े की तरह दूसरे के दरवाजा गिरी करते हैं, दलाली करते हुकूमत की। उन दलालों से मैं कहना चाहता हूँ कि दलालों जरा तुम्हारी आंखें खुलनी चाहिए। क्या थोड़ी बात तुम्हारे टिकट के लिए किसी का दौड़ता नहीं है, टिकट उसके कदमों पर आता है। वजारत बनने के लिए, वजीर बनने के लिए दौड़ा नहीं, वजारत उनके कदमों में आया। अब थोड़ी बात अगर लड़ता है तो सीमांचल की तब्दील और तस्वीर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ा। मेरी पूरी लड़ाई यही है कि इस इलाके को इंसाफ मिले। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एक बड़ा तबका अभी भी घूम रहा है, क्योंकि इस इलाके में हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को मुसलमानों से इतना दूर कर दिया गया है कि रातों दिन ये संगम, ये हिंदू मुसलमानों का प्रेम पूरे देश में कहीं नजर नहीं आएगा। आप चलिए मानंदा के घाट पर हिंदू भाई जलाया जाता है, मुसलमानों की आंखों से आंसू आता है। आप आइए बस्तियों में, बस्ती में मुसलमान मरता है, एक हिंदू भाई आकर कब्रिस्तान में आकर अपनी बहाता है। कोई शादी हमारी हिंदू मुस्लिम के बगैर नहीं होती, लेकिन कुछ बेईमानों ने राजनीतिक ऐसी दूरी कर दी है कि हम 360 दिन के साथ रहते हैं, इलेक्शन के दिन हमारी बस्ती अलग अलग। दलित समाज के नहीं है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं आप लोगों के, मुबारकबाद देना चाहते हैं बाहर के लोगों। मेरे पास अल्फाज नहीं कि कितने पार्टी अल्फाज से आप लोगों को मुबारकबाद दो। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, आपने हमारी उम्मीदों से ज्यादा हमें मोहब्बत की। बहादुर की सरजमीन, चूंकि मेरे तालिब इल्मी की सरजमीन नहीं है, मेरे कारोबार की सरजमीन नहीं है। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, आज जो तुम गेहूं के साथ भून के तौर पर पिस रहे हो, तुम्हारे बच्चों को भी जो अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसका जिम्मेदार कोई हिंदू लीडर नहीं है, उसका जिम्मेदार है तो मुस्लिम लीडर है।
इसलिए कि यहाँ से 99 बार अगर कोई जीता है तो मुस्लिम एमपी जीता है, लेकिन ये जीत कर जब जाता है ये पार्टी का गुलाम बन जाता है, आपके मसाइल का तर्जुमान नहीं बन पाता। एमआईएम इसीलिए है कि तुम्हारे टिकट की जरूरत नहीं, वोट हमारा है, नेता मेरी बोली बोलेगा। आपको मालूम है हजरत मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब नवरल्लाह बरकतहू, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूँ। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह है, लेकिन उनके इल्मी तफक्कुर, उनके तक़वा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब वो शख्स भी अपने दीनी मामले पर, शरई मामले पर जब लब खोलना चाहे तलाक के मसले पर, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी। यह अख्तर ईमान की लंतरानी नहीं है, मौलाना का बयान आपके मोबाइल में महफूज है। मैं तो समझता हूँ कि मेरे नौजवानों, अगर सीमांचल की मिट्टी में हम गैरत के साथ जीने का हल करें तो हमारे लिए जुमला बस्ती में होना चाहिए, एक कांग्रेस के लीडरों, जब मेरी शरीयत पर कील वाली मफ्ती को बोलने नहीं दिया है, तुम उसी पार्टी के नेता हो, तुम्हें भी हम अपनी बस्ती में बोलने की इजाजत नहीं देंगे। ये हमारे नौजवानों को नीतीश कुमार ने कहा इंसाफ के साथ तरक्की, इंसाफ के साथ तरक्की करें। अगर ईमानदार है नीतीश कुमार जी, आप अपना व्हाइट पेपर जारी करो। इन 18 सालों में जितना कुछ आपने दिया है गया को, जहानाबाद को, जितना आपने दिया है नालंदा को, अगर उसका 50% भी हमको दे दिया है तो मैं सियासत से हट जाऊंगा, तुम्हारे पार्टी का वर्कर बनकर तुम्हें जिताने के लिए काम करूंगा। अगर नहीं किए हो तो मेरी बस्ती में तुमको आने का हक नहीं है। तुम्हारे हमारी जमीन जो किसी के बाप की जमीन नहीं थी, किशनगंज के लोगों की जमीन थी, नदी में कर गई तो सरकार बिहार की हो गई, वो जमीन भी उस वक्त तुमने दी जब यहाँ के लाखों लोगों ने सड़क पर उतरने का काम किया। और कांग्रेस के लोगों, 2 साल तक तुम्हारी हुकूमत रही। 2011 के 31 दिसंबर को अलीगढ़ की जमीन का एग्रीमेंट हुआ। 2012 और 13 को कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन कांग्रेस ने भी लॉलीपॉप देकर हमें ठगने का काम किया। जब हर कोई हमको ठगता है तो फिर हमारी गैरत नहीं लगती। मैं एक बात कहता हूँ नौजवानों, तुम्हारी गैरत को सलाम कहता हूँ और तुम्हें लाजवाब करो। मैं एक बात कहता हूँ, बच्चा यतीम कब होता है? मामू अमीर हो, खालू वजीर हो, फूफा जमींदार हो, तीनों मर जाएगा, बच्चा यतीम होगा नहीं। बाप लकवे में हो, मजदूर हो, ठेला चलाता हो, बाप जिस दिन मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। मरने के बाद बच्चा अनाथ हो जाता है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी अनाथ हो जाती है। आज आपको अहमद महमूद, जमाल, जमील आपको लीडर मिलेगा, वो कांग्रेस का लीडर है, वो राजद का लीडर है, वो भाजपा का लीडर है, सीमांचल का लीडर नहीं है, मुसलमानों का लीडर नहीं है, अगलियों का लीडर नहीं है, दलितों का लीडर नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि मेरे रमजान में लीडर पैदा हो? छोटी छोटी जात बिरादरी में मैं जिन लोगों ने अपने समाज में लीडर पैदा किया उनको बुरा नहीं कहता। 90 से पहले यादव का लीडर नहीं था, यादव भी था तो कांग्रेस का लीडर था। लालू जी आए तो उसने कहा कि यादव का लीडर हूँ, और ये 4 लोग कि पिछले 40 सालों में यादव बिरादरी को जो नहीं मिला था लालू जी ने 5 साल में दिलाने का काम किया। नीतीश कुमार कोई बिरादरी से आते हैं, कोई भाइयों का कोई नेता नहीं था। नीतीश कुमार जी जब आए तो कोई भाइयों को हिस्सा दिलाने का काम किया। रामविलास पासवान नहीं था, रामविलास पासवान भाई आए तो पासवान को एतमाद जगाया कि ऊपर आसमान है और नीचे पासवान है, किसी से अब डरेंगे नहीं, अगली जातों से भी लोहा लेने का काम किया। मेरे भाई, पासवानों का लीडर हो जाए, मांझी का लीडर हो जाए, जादव का लीडर हो जाए, बड़ी जातियों को तो क्या कहना, लेकिन आपका लीडर नहीं हो। क्या आप कहाँ जन्म लिए हैं कि दूसरों को दूल्हा बनाकर कहाँ ढोते रहिएगा? आप गोली में कब बैठेगा? अब्दुल ये नहीं कहने आया है कि हमें मेरे एमपी बना दो। मैं आपकी नस्लों के लिए उठ आया हूँ कि कहां बनकर मत जियो, बल्कि कोई मेरे कंधे पर चढ़ा है तो उसके कंधे पर भी लात रखकर तुम भी गोली में चढ़ने वाले बन जाओ। जिस दिन ये लड़ाई होगी उस दिन तुम्हारी हालत बन जाएगी। 18% हम मामूली हम नहीं है, 18% है। और इस 18% का क्या जुगत करके से रखा है? मदरसे में तनख्वाह नहीं, मदरसे को सेंक्शन नहीं, 3% से ज्यादा मुसलमानों को नौकरी नहीं, गुलाम बने हुए हो। अगर ये गुलामी जिनको पसंद है, मैं उन गुलामों से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर गुलामी पसंद नहीं है, अल्लाह ने आपको आजाद पैदा किया है। अगर कोई पार्टी का गुलाम बन जाए तो मैं उन गुलामों से कुछ नहीं कह सकता। आजाद
दरिंदा किसी कैद को पसंद नहीं करता, वो आजादी से डरता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि गर्दन झुका के जियोगे तो जी लोगे, लेकिन तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म देगा। गर्दन उठा के जियो, अगर गर्दन कट भी जाएगी तो तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म देगा। इसलिए अगर सरदार जन्म देता है, आदमी ऐसी बोलता है, किस ताकत से बोलता है? मोदी के मुकाबले में, मोदी के झूठ के सामने में सच बोलता है। असोईमान को देखा आपने, असेंबली में कहीं मर गया है, लेकिन कहीं गरीब का बेटा घबराया नहीं, इसलिए सच बोलता हूँ। तो सच में ऊपर वाले की शक्ति मिलती है। मेरे भाइयों, मैंने बड़ी मुश्किल से कश्ती बनाई है और इस कश्ती में हम सबको दावत देनी है। अगर हमारे वोट से सरकार बन सकती है, हमारे सरकार गिर सकती है, तो खुदा की कसम मेरे वोट से इस इलाके के नदियों में भी पुल बन सकता है। मेरे वोट से सरकार बन सकती है।